हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिट 2 ऑफ ईवीएस। ये यूनिट प्रॉपर थ्योरेटिकल है। पूरी थ्योरी यूनिट है इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बस सुनते चलें, और इसमें इसके साथ बस साथ मैं जो जो हाईलाइट करूँगा इसके नोट्स बनाते चलें, ताकि आपके नोट्स बन जाएं इस सब्जेक्ट के। और इसके साथ साथ हम लास्ट में पीवाईक्यूज करेंगे, तो आप वो भी साथ में सॉल्व कर लें। ईवीएस पढ़ने का बेसिक क्या है? जनरल नॉलेज। ईवीएस कोई बंदा बिना पढ़े भी जाए, बिना पढ़े, तो भी इस सब्जेक्ट में 15+ ला सकता है आउट ऑफ 30, क्योंकि ये आपका बेसिक जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है। इतना सबको पता होना चाहिए। अगर आपकी जीके वीक है तब आपके तो नंबर लगेंगे नहीं, बट अगर आप पढ़ के जाओगे तो इस सब्जेक्ट में आराम से 25+ आप ला सकते हो आउट ऑफ 30। 30 आउट ऑफ 30 मैं इसलिए नहीं गारंटी करता क्योंकि कुछ कुछ टीचर्स देते ही नहीं है नंबर, एक दो नंबर काट ही लेते हैं। वरना अगर कोई टीचर अच्छा हो तो आपको 30 आउट ऑफ 30 भी दे देगा। बाकी इंटरनल्स के लिए अगर आपको 20+ रहेंगे तो आपको आराम से 40 आउट ऑफ 40 लग जाता है इंटरनल में। कोई दिक्कत नहीं आती अगर आपका असाइनमेंट अटेंडेंस सब ठीक है तो। चलिए, तो हम शुरू करते हैं पोल्यूशन। पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। क्यों? आ जाओ, मेरा IP.in, इन्वायरमेंटल साइंस, सिलेबस। एयर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ही है। पूरा सब्जेक्ट, पूरा जो आपका क्या नाम है, सब्जेक्ट यूनिट, इसमें सारे पोल्यूशन पे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडिएशन। फिर वेस्ट मैनेजमेंट पे है, जिसमें पोल्यूशन प्रिवेंशन और डिजास्टर मैनेजमेंट पे। ठीक है, क्वेश्चन भी वैसे ही आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है टॉपिक, सोर्स और सिंक। सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है? लिखते रहना। इट इज़ द सिस्टम विच रिलीजेज द पोल्यूटेंट। सिंक क्या होता है? इट इज़ टू स्टोर वेयर द पोल्यूटेंट इज रिसीव्ड एंड स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कहीं से गंदगी निकल रही है और कहीं जाके स्टोर हो रही है, उसको कहते हैं सोर्स और सिंक। आई होप आप समझ गए होगे। पोल्यूशन की डेफिनेशन लिखो। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस और एनर्जी दैट कॉजेज एडवर्स चेंजेस इन द environment एंड लिविंग एंटिटीज। ठीक है। पोल्यूशन नॉट ऑलवेज बी नीडेड केमिकल सब्सटेंसेस सच एज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज। कहना ये चाहता है कि पोल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि कुछ केमिकल सब्सटेंस से ही निकल रहा है या कुछ गंदगी हो रही तभी हो रहा है। बहुत सारे टाइप के, अलग अलग टाइप के पोल्यूशन होते हैं, जैसे कि आपका नॉइस पोल्यूशन हो गया, रेडिएशन हो गया, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे हीट, लाइट, ये सब भी पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है। पोल्यूटेंट्स के टाइप लिख लो। पोल्यूटेंट्स में भी नेचुरल पोल्यूटेंट्स, जैसे वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, ये सब भी तो आपका नेचुरल सोर्सेस से ही होता है। फॉरेस्ट फायर क्यों? फ्रिक्शन की वजह से होता है। मैन मेड पोल्यूशन, यही मेजर तो यही होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑटोमोबाइल से जो निकल रहे हैं, CFC हो गया। इनका वेजिटेशन पे और ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो ऑलमोस्ट 400+ चला जाता है। आजकल तो 500+ भी गया था लास्ट ईयर, विंटर्स में, पराली जलाने की वजह से, अगर आपको पता होगा तो। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ह्यूमंस पे ही पड़ता है। जैसे दिल्ली में सबको लंग्स की अस्थमा बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सब लोग अपना एक वो इनहेलर लेके घूमते हैं, विच इज़ वेरी बैड। आपका फेस हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, गट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, हर चीज़ में ही पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन इज़ हार्मिंग इवन एवरी वन ऑफ अस। पोल्यूशन के टाइप्स पे आ जाओ, जो हमने सिलेबस में पढ़ा था। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल और लैंड पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन। डेफिनेशन लिख लो एयर पोल्यूशन की। आता ही आता है कि एयर पोल्यूशन पड़ेगा तो आपको कुछ तो आना चाहिए। एयर पोल्यूशन इज़ द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स सच एज गैसेस, पार्टिकल्स, biological molecules, etc., into the air that is harmful to human health and environment. ठीक है। It is a contamination of air by harmful gases, dust, smoke effects and humans drastically. ठीक है। There are certain percentage of gases present in atmosphere and increase or decrease in composition can be harmful to survival. अब जैसे कुछ CFCs होते हैं, आपका ग्रीन हाउस गैसेस
के बारे में अगर आपको पता हो, आपने 5th क्लास में ही पढ़ा होगा, अगर ये थोड़ा सा भी 0.01% भी अगर बढ़ जाते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल। ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। अभी जो फ्लड्स आ रहे हैं, सुनामीज आ रही है, ये सब सब 1-2 डिग्री का ही अगर ऊपर नीचे हुआ ना भाई, फील्डिंग सेट हो जाएगी सबकी, जो कि पंजाब में सबकी हो ही गई है। जम्मू कश्मीर में आप देख ही रहे हो, यूके में आप देख ही रहे हो, उत्तराखंड, यूके कह रहा हूँ। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स में आते हैं, पहला है प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट होता क्या है? द पोल्यूटेंट दैट डायरेक्टली कॉज एयर पोल्यूशन आर नोन एज प्राइमरी पोल्यूटेंट। जो डायरेक्टली मतलब है, जो गंद गंद इंसान कहते हैं ना, गंद इंसान, जो गंद इंसान है वो होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट। इसके अंदर आपका आ जाता है क्या? कार्बन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मरकरी और लीड, ये भी आ जाते हैं। सल्फर ऑक्साइड्स आते कहाँ हैं? सल्फर और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन पे आते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये गाड़ियों से निकलते हैं, ये कोल के बर्निंग पे निकलते हैं, ये फैक्ट्रीज में निकलते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने पे निकलते हैं। ठीक है। पार्टिकुलेट्स आर सॉलिड मटेरियल्स, दीज पार्टिकल्स मे बी ऐश, डस्ट और व्हीकल और एनिमल वेस्ट। मैनी आर रिलीज व्हेन फॉसिल फ्यूल्स बर्न, ये भी आपका एक प्राइमरी पोल्यूटेंट के अंदर ही आता है। एग्जाम्पल SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऊपर लिखा है NOx, पार्टिकुलर मैटर, सब लिखा है ऊपर। चलिए, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द पोल्यूटेंट्स formed by intermingling and reaction of primary pollutants are known as secondary pollutants। जैसे कि स्मॉग, स्मॉग एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, अगर आपको पता होगा। स्मोक एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, स्मोक एक पोल्यूटेंट है, फॉग एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब ये एक नेचर का पार्ट है। ये दोनों जब साथ में मिल जाते हैं तो स्मॉक क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग देखा जाता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, बस हम रीड कर लेते हैं क्या क्या लिखा है इसमें, ये मिटा दूँ पहले। हम्म The pollutants formed by intermingling or in reaction of primary pollutants are known as secondary pollutants. Smog formed by intermingling of smoke and fog is a secondary pollutant. Photochemical smog is also secondary photochemical smog. अब ये photochemical smog क्या होता है? This type of smog is seen as a brown haze in the air. Brown type का जो smog होता है ना, उसको photochemical smog कहते हैं। Photochemical smog forms from certain pollutants having a chemical reaction presence of sunlight. सनलाइट के थ्रू आपका कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, उसकी वजह से होता है। इसके अंदर मेनली ओजोन होता है, O3। दिस इज ओजोन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बींग्स। हाउएवर ओजोन इज इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम सन्स हार्मफुल रेडिएशन। मतलब ओजोन इंसानों के लिए बहुत बेकार चीज़ है, लेकिन यही ओजोन हमारी मदद करता है UV रेस को नहीं आने, अर्थ पे नहीं आने देने पर। समझ रहे हो, ये है कॉन्ट्रडिक्शन। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। The rising number of air pollutants have made breathing fresh, clean air next to impossible. As pollutants in air cannot be seen with our naked eye, we don't realize the sources of increasing pollution levels. In order to understand sources of air pollution, we need to go through the basic causes of air pollution. अगर हमें sources पता करना है तो पहले causes पता करना होगा कि क्यों हो पा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या है? पहला, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, भाई तेल जला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो है। ऑटोमोबाइल्स, यही मैंने अभी कहा, जीप ट्रक इनमें यूज़ हो रहा है, इनसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, अमोनिया गैस जो निकल रहा है वो भी हार्मफुल होता है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, ये भी बहुत हार्मफुल केमिकल्स एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। फैक्ट्री इंडस्ट्री तो बदनामी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और पता नहीं क्या क्या, जो कि हमें पता भी नहीं है वो कंपाउंड निकलते हैं जो इस धरती को बर्बाद कर रहे हैं। माइनिंग, माइनिंग तो पता ही है सबको, माइनिंग एक्टिविटी, जहाँ माइनिंग हुई वहाँ पोल्यूशन बढ़ जाएगा। इन माइनिंग प्रोसेस द मिनरल्स बिलो द अर्थ आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग लार्ज पीसेज ऑफ इक्विपमेंट
The dust and chemicals released by during the process not only pollute the air but also deteriorate the health of the workers and people living in nearby areas. वही है, माइनिंग जहाँ पर भी होगा वहाँ के आसपास के लोग बीमार पड़ेंगे, वर्कर्स है वो खुद बीमार पड़ेंगे, और पोल्यूशन जो बढ़ता है तो बढ़ता ही है। डोमेस्टिक सोर्सेस, अब जैसे पेंट हो गया उसमें टॉक्सिक केमिकल्स होता है जो कि एयर में आपको देखते हो, अगर पेंट होता है तो घर में एकदम धुआं धुआं हो जाता है, फिर बहुत गंदा सा स्मेल आता है, वो केमिकल्स की वजह से ही आता है। बट ये खाली पोल्यूट नहीं करता एयर को, ये आपके ब्रीदिंग के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इन्वायरमेंट, ये आ सकता है 3 मार्कर में या फिर 5 मार्कर में। एक शॉर्ट पार्ट में इफेक्ट बताओ। पहला, इकोसिस्टम्स आर कैन बिकम इम्बैलेंस ड्यू टू एयर पोल्यूशन, जो कि हो रहा है। पोल्यूशन पार्टिकुलेट्स इवेंचुअली फॉल बैक टू अर्थ कंटेमिनेटिंग द सॉइल। एयर पोल्यूशन क्रिएट्स एसिड रेन विच कैन डैमेज प्लांट्स। ठीक है, एसिड रेन कैन ऑल्सो चेंज सॉइल केमिस्ट्री विच कैन ऑल्टर प्लांट ग्रोथ। हाँ, एसिड रेन की वजह से प्लांट ग्रोथ खराब होगा क्योंकि सॉइल पे गिरेगा, बहुत चीज़ें खराब होगा। एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। गर्मी बढ़ी रही है, देख ही रहा है आप लोगों को, नवंबर तक गर्मी रहती है। बर्निंग सर्टेन सब्सटेंसेस में रिलीज पोटेंशियली कैर्सिजोनिक सब्सटेंसेस। दिल्ली का एयर भी कैर्सिजोनिक है, यानी मतलब कैंसरस एयर में आप सांस ले रहे हैं अगर आप दिल्ली में पढ़ते हैं तो। दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर, ये सब आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं नोएडा को नहीं बोल रहा। एयर पोल्यूशन कंट्रोल, फॉलोइंग आर द मेजर्स वन शुड अडेप्ट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स, अपनी गाड़ी छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए गाड़ी मत निकालो यार, बड़े बड़े डिस्टेंस के लिए गाड़ी निकालो, खुद पैदल चलना सीखो थोड़ा। और दूसरी चीज़, आप अगर यूज़ कर भी रहे हो तो मेट्रोज़ का यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, ऐसी चीज़ों का यूज़ करो जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। मैं ये सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं भी मेट्रो का यूज़ करता हूँ कॉलेज जाने के लिए, चाहे तो मैं कार से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी मेट्रो से जाता हूँ। भले इसका रीज़न मनी कंस्ट्रेंट है, बट स्टिल मैं एटलीस्ट इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? सीरियसली कुछ भी बात बोलो तो सबसे सब सीरियसली समझ लेते हैं। चलो आ जाओ एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करें, बताओ जी। अ लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो लाइट जल रही है, ये अगर लाइट यहाँ जल रही है तो कहीं ना कहीं कोयला जल रहा है, समझ रहे हो? इसलिए हमें लाइट्स बंद करना, स्विच ऑफ करना लाइट्स नहीं भूलना चाहिए। हमें कोई भी अगर दिखे कहीं पे नॉट इन यूज़ तो हमें वो बंद कर देना चाहिए। क्लासरूम्स में एसी चल रहे हैं जो यूज़ में नहीं है, आप एक एसी बंद कर दो, रूम ठंडा है, बारिश का मौसम है, खिड़कियों से हवा लो, क्यों एसी चलाना है? यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस सच एज CFLs ऑल्सो कंट्रोल्स पोल्यूशन। हाँ, ये यूज़ करो आप लोग, एलईडी लाइट्स यूज़ करो। यूज़ ऑफ क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, ये यूज़ करो। द यूज़ ऑफ सोलर, विंड एंड जियोथर्मल एनर्जीज रिड्यूस एयर पोल्यूशन एट अ लार्जर लेवल। ठीक है, अब जैसे इंडिया में भी ये इम्प्लीमेंट हो तो रहा है, जियोथर्मल एनर्जी और सोलर एनर्जी ये सब पे इम्प्लीमेंट धीरे धीरे हो रहा है, उतना लार्ज स्केल पे नहीं हुआ बट हो रहा है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल्स क्या क्या ले सकते हैं? पहला, बाय मिनिमाइजिंग एंड रिडक्शन ऑफ द यूज़ ऑफ फायर एंड फायर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल एमिशंस, ये सबसे मेजर कारण है, तो हमें सबसे पहले तो इसको कंट्रोल और ट्रीट करना होगा कि एटलीस्ट इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, फ्यूल सब्सटीट्यूशन, इसके यानी पेट्रोल और डीजल की जगह CNG यूज़ करो या फिर EV यूज़ करो। ठीक है, एटलीस्ट नॉट 100%, देन एटलीस्ट 80% लोग तो यूज़ करें ही करें। Although these are many practices by which focus on repairing quality of air, most of them are either forgotten or not being enforced properly. There is still a lot of vehicles on road which haven't been tested of vehicle emission. POC आपने सुना होगा, पोल्यूशन कंट्रोल, ये हर हर मतलब क्या नाम है, व्हीकल का करवाना होता है, बट स्टिल अभी भी कुछ कुछ व्हीकल्स हैं जिनका नहीं हो रखा है टेस्ट। बाकियों का क्या बोलो, मेरा ही नहीं हो रखा, 2 हफ्ते से एक्सपायरी है, आज ही जाके कराता हूँ।
Okay. Another way of controlling air pollution caused by industries is to modify and maintain existing pieces of equipment so that the emission of pollutants is minimized. ठीक है. The last and best way of reducing ill effects of air pollution is tree plantation. ये तो भैया कहीं भी है, पेड़ लगाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा. अगर आपको गो टू सोल्यूशन चाहिए कि भैया कुछ मैं करना चाहता हूँ, भाई पेड़ उगा तो 10 पेड़ लगा दे, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगी. आपके जैसे 10 बच्चे 10 पेड़ लगाएंगे, 100 पेड़ हो जाएंगे. अगर 1,000 बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, 10,000 पेड़ लग जाएंगे. सोचो. एयर क्वालिटी. When air quality is good, the air is clear and contains only small amounts of solid particle and chemical products. Poor air quality contains high level of pollutants and often hazy and dangerous to health. AQI के बारे में इसमें लिखा हुआ है. आप लोग दिल्ली में रहते हो, आपको AQI के बारे में क्या ही समझ मतलब पढ़ना है, आपको ऑलरेडी पता होगा. थर्मल पावर प्लांट से क्या क्या निकलता है एयर पोल्यूटेंट्स? पहला तो CO2, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, CFCs, airborne inorganic particles such as fly, ash, soot, CO2, methane, CFC are greenhouse gases. ठीक है. ये सब आपका कंबाइन करता है एयर पोल्यूशन में. वाटर पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन के बारे में हमने पिछले यूनिट में भी बात की थी, जहाँ पे मैंने आपको सेक्टर 22 के वाटर पोल्यूशन जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ के बारे में भी बताया था. आप मेरा बाल देख सकते हो, ये बिल्कुल वो है, सख्त हो रखा है. मेरा बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बट क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है, इसलिए पानी की वजह से मेरा बाल सख्त हो जा रहा है. यहाँ आता है सप्लाई का पानी. यहाँ पे दिल्ली में बोरिंग का पानी तो लगा नहीं सकते क्योंकि अब बहुत नीचे जा चुका है. सप्लाई का पानी आता है और वो गंदा आता है. टेस्ट बिल्कुल बेकार. टेस्ट क्या, आप तो RO के बिना पी भी नहीं सकते. और ऊपर से आपके हेल्थ के लिए, स्किन के लिए ख़राब है. बट स्टिल मुझे यहाँ कॉलेज करना है, मुझे रहना है सेक्टर 22 में, तो कुछ नहीं कर सकते मैं. तो वाटर पोल्यूशन इज़ अ मेजर इशू गाइस. Water pollution can be defined as a contamination of water bodies. Water pollution is caused when water bodies such as rivers, lakes, oceans, groundwater, and aquifers get contaminated with industrial and agricultural effluents. सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिवर का यमुना रिवर है. आप जाके देखो यमुना रिवर का क्या हाल हो रखा है दिल्ली में. मेजर वाटर पोल्यूशन तो वही है. अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने बोला है कि सबसे पहले यमुना साफ़ करेंगे. लेट अस सी कितना साफ़ कर पाते हैं वो. When water gets polluted, it adversely affects the life forms that directly or indirectly dependent on the source. हाँ, जो वहाँ के मछली ये सब जो जो डिपेंडेंट होते हैं वो सब तो इफेक्ट होते ही होते हैं. सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. पहला पॉइंट सोर्सेज, दूसरा नॉन पॉइंट सोर्सेज. पॉइंट सोर्सेज क्या होता है? व्हेन द कॉज एंड प्लेस ऑफ पोल्यूशन इज इजीली आइडेंटिफाइबल, इट इज नोन एज पॉइंट सोर्सेज सच एज म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप्स. सीधे सीधे दिख गया. नॉन पॉइंट मतलब दिखता नहीं है, कैनॉट बी रीडली आइडेंटिफाइड. अब जैसे माइनिंग रन ऑफ, पता ही नहीं चला, कभी एसिड रेन हुआ पता ही नहीं चला, पानी गंदा हो रहा है उससे. ठीक है. तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे. ये 2.5 मार्क्स में पूछ सकते हैं वैसे. ठीक है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. पहला सीवेज, दूसरा एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, तीसरा ऑयल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, रिवर एंड मरीन डंपिंग. ठीक है. वाटर पोल्यूटेंट्स पे आते हैं. पहला है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में क्या क्या आ गया आपका बताओ? ऑयल आ गया, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए, सीवेज आ गया, एग्रीकल्चर रन ऑफ डिजीज यूजिंग, हाँ ये सब आ गया. ठीक है. इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में क्या आ गया? मेटल, मेटल कंपाउंड्स, मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड सब खैर बहुत हार्मफुल होता है, स्किन पे लगा तो स्किन जल जाएगी. सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स, वही गंदगी. रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, दे इंक्लूड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ये सब कहाँ से आ रहा है यार? पानी में आ सकता है क्योंकि ठीक से डंपिंग नहीं हुई. रिसर्च, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, एग्रीकल्चर, मेडिकल एक एप्लीकेशंस भी डाल दिया पानी में. सब कुछ पानी में डल रहा है तो पानी गंदा नहीं हो तो क्या होगा? थर्मल पोल्यूशन, दे इंक्लूड द डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट हीट टू वाटर बॉडीज बाय थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. हाँ,
थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अपना जो हीट होता है वो वेस्ट हीट डाल देते हैं पानी के अंदर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में। सरफेस वाटर पोल्यूशन। The water on the surface of the planet is made up of seas, oceans, lakes, rivers, and other waterways. These bodies can these bodies of water can be contaminated from point sources such as industrial effluents, improper waste management system, or non-point sources. Point sources, non-point sources मैंने बताया अभी आप लोगों को. This can contaminate the surface water and make it unsafe for humans and plants alike. ठीक है, ये तो सरफेस वाटर का जो मैंने बताया आप लोगों को। ग्राउंड वाटर क्या हो गया? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड जो सॉइल ख़राब करेंगे, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो ख़राब होगा। ठीक है, केमिकल पोल्यूशन क्या होता है? केमिकल्स आर यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ फ्रॉम प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज टू मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स टू ट्रांसपोर्टिंग एंड कंज्यूमिंग एनर्जी रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड पेट्रोल। Automatically, some of these chemicals find their way into natural environment. फिर यही आपका ड्रास्टिक सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन में इम्पैक्ट करेगा और फिर पानी गंदा करेगा आपका। माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूशन, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। प्रोटोजोआ वायरस ये सब जो पानी में फैल जा रहा है, बैक्टीरिया, ये सब गंदगी की वजह से ही फैलते हैं और किसी वजह से फैलता है। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स during agricultural process contain significant amount of nutrients such as phosphorus और अमोनिया। अमोनिया जो कि बहुत ख़राब है सॉइल हेल्थ के लिए, वही प्रोडक्ट्स के अंदर मतलब वेजिटेबल्स के अंदर चला जाता है, फ्रूट्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से एट द एंड केमिकल बाहर निकलेगा ही निकलेगा और वो पानी गंदा करेगा ही करेगा, पोल्यूशन फैलाएगा ही फैलाएगा। सस्पेंडेड वाटर पोल्यूशन। Although water is often dubbed as a universal solvent, some particles of pollution are simply too large to mix with water molecules. This means that they either form a layer floating silt at the top of the surface or sink to the form of thick mud. आपने देखा है ग्रीन कलर का कुछ कुछ पानी वाली जगह पे, लेक पे एक ग्रीन कलर का बन जाता है ऊपर में, ये उसकी ही बात कर रहा है। जो पानी गंदा हो जाता है तो उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन बन जाता है उसकी बात कर रहा है। समझ रहे हो? इसके अंदर जो मरीन लाइफ है वो ख़राब हो जाती है, सब कुछ ख़राब हो जाता है। समझ रहे हो आप लोग? सस्पेंडेड वाटर पोल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या क्या है? डिजीजेस, बीमारी हो गई होगी, टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस, डेंगी। डेंगी मतलब मच्छर, मच्छर भी तो वही पानियों की वजह से ही आता है। खैर डेंगी नहीं होता, ये तो अलग चीज़ आ गई, रहने दो उसे, वो सब बीमारी हटाओ। डेंगू मलेरिया ये सब कहाँ आ गया आप? डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, होता ही होता है। इकोसिस्टम्स आर एक्सट्रीमली डायनेमिक एंड रिस्पॉन्स टू इवन स्मॉल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। वाटर पोल्यूशन कैन कॉज एंटायर कोलैप्स ऑफ द इकोसिस्टम, जो कि अभी हो रहा है। फ्लड्स आप पंजाब में देखो, हो ही रहा है। मैं कुछ कह थोड़ी सकता हूँ। Eutrophication, chemicals in water body encourage the growth of algae. These algae form a layer of top on the bond lake. Bacteria feed on the algae and decreases the amount of oxygen in the water body, severely affecting the aquatic life. मैं इसकी बात कर रहा था, ग्रीन ग्रीन। समझ रहे हो? यूट्रोफिकेशन कहते हैं इसे, इसकी ही बात कर रहा था मैं। तो पानियों के ऊपर ये सब फैल जाता है, एल्गी का ग्रोथ होता है। इफेक्ट्स ऑफ फूड चेन। एक्वेटिक लाइफ गई तो फूड चेन डिस्टर्ब होगा ही होगा। अंदर टॉक्सिन और पोल्यूटेंट्स डाल रहे हैं, तो जो फिश है, शेल फिश है, ये सब तो वही खाएंगे, फिर वो ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो ह्यूमंस की हेल्थ ख़राब हो रही है, फिश की हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है, एक्वेटिक लाइफ भी ख़राब हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा यूट्रोफिकेशन थोड़ा फिर से पढ़ लेते हैं। यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच द वाटर बॉडी बिकम्स ओवरली एनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स, ये लिख लेना, लीडिंग टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी और एंड फाइटोप्लैंक्टन एंड प्लैंक्टन इन अ वाटर बॉडी. Eutrophication is considered to be serious environmental concern since it often results in deterioration of water quality and depletion of dissolved oxygen in water bodies. ठीक है, मरीन पोल्यूशन पे आ गए हम।
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मरीन पॉपुलेशन, सॉरी मरीन पोल्यूशन। When the salt content of a water body is equal to or more than 35 parts per थाउजेंड, पीपीटी पता है ना आपको, पार्ट्स पर मिलियन होते हैं पीपीएम, ये पार्ट्स पर थाउजेंड है, देन इट इज नोन एज मरीन वाटर बॉडी। मरीन मतलब सॉल्टी वाटर जो होता है ना, वो होता है जैसे सीज, ओशन, ब्रैकिश वाटर्स, सॉल्ट मार्शेस, ये होता है मरीन पोल्यूशन। मरीन वाटर बॉडीज के एग्जाम्पल है। मरीन पोल्यूशन क्या होता है? मरीन पोल्यूशन रेफर्स टू ट्रैश एंड पोल्यूटेंट्स that come to the that come from the land sources to end up in the ocean, मतलब जो लैंड से ओशन में चला जाता है, इसे मरीन पोल्यूशन कहते हैं। इट कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू ओशियन लाइफ एज वेल एज टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स दैट रिलाई ऑन मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ रहे हो? Thus, marine pollution is harmful and is caused by human activities. Damages and disturbance by earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis are not considered इन मरीन पोल्यूशन। मतलब ये जो अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन आ गया, सुनामी आ गई, इसे नहीं कंसिडर करते, जो मैन मेड होता है ना उसे ही कंसिडर करते हैं। अब इसे स्टेप्स टू कंट्रोल मरीन पोल्यूशन क्या क्या होंगे बताओ। 80% ऑफ मरीन पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय वेस्ट फ्रॉम लैंड्स, इसे रिड्यूस कर दो बेसिकली। पहला तो ये है। प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, आप देखते हो प्लास्टिक बैग्स, कितने सारे प्लास्टिक बैग्स फेंके हुए रहते हैं। कितने प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं, कोका कोला, थम्स अप, हर जगह प्लास्टिक 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 प्लास्टिक। यही मेन रीज़न है आपका। बैन करो प्लास्टिक को अपने लाइफ से। प्लास्टिक मेड मटेरियल टू सेव मरीन लाइफ। वी ऑल नीड टू पुट एफर्ट्स टू क्लीन द सी बीचेस। बीचेस को साफ करना होगा। बीचेस कितनी गंदी हैं आपको पता भी नहीं है, अंदाज़ा भी नहीं कितनी गंदी है हमारी बीचेस। एज़ कम्पेयर टू 20,000, 2010 से लेकर 2025 में, 15 साल में हमारी बीचेस 98% गंदी हुई है। जो बीचेस आपका मान लो कि 100, 100 कह रहा हूँ, मान लो कि 2% गंदी थी, अब वो 98% गंदी हो गई। अब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मैं एक्सप्लेन करना नहीं आ पा रहा। मैं आपको न्यूमेरिक डेटा दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में, तब आपको समझ में आएगा। द फार्मर शुड यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स, ये तो हर का ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक यूज़ करो, केमिकल पेस्टिसाइड्स हटाओ, तभी जाके पोल्यूशन कम होगा। और रेन वाटर मैनेजमेंट आपको ये भी देखना ही पड़ेगा, तभी जाके ठीक हो पाएगा। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो इनटू ओशन एंड आल्सो वेस्ट गेट एंटर इनटू सी वाटर। रिवर्स को साफ करो, रिवर्स को साफ करो, रिवर साफ रहेंगी तभी जाके आपका ओशन साफ रहेगा। ठीक है। देखो दिल्ली में अभी आई है न्यू चीफ मिनिस्टर, देखते हैं ये कितना साफ कर पाती हैं दिल्ली को। मैं तो प्रो बीजेपी सपोर्टर हूँ गाइस, मुझे नहीं चाहिए लेटेंट वाली चीज़। आई सपोर्ट ओनली बीजेपी। वी शुड स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, मैंने यही बोला कि प्लास्टिक को फेंक दो यार, सबको नो बोलो, स्ट्रॉ नहीं चाहिए, टम्बलर नहीं चाहिए, प्लास्टिक बैग, कोल्ड ड्रिंक, हर जगह यार प्लास्टिक। प्लास्टिक को तो मना ही कर दो। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करो, बैग, क्या कहते हैं, क्लोथ बैग यूज़ करो, ये सब यूज़ करो। पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या क्या होता है बताओ। पॉइंट सोर्सेज का मतलब वही जो दिख जाते हैं, नॉन पॉइंट जो दिखते नहीं है। तो पॉइंट सोर्सेज में क्या आता है? पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज। हाँ, ये हो गया पॉइंट सोर्स में। पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड एट वेरियस प्लेसेस। ठीक है भैया, देखता हूँ मैं। इजी टू ट्रीट पोल्यूटेंट्स इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर दे एंटर द वाटर बॉडीज। मतलब कि रिवर में डाल दिया गंदा तो इसे साफ करने के लिए हमें एक मौका तो मिल जाता है। ये कहीं भी डाल दिया हमने, जैसे गार्डन में, रोड पे, कंस्ट्रक्शन साइड में, इन्हें ट्रीट करने का हमें मौका ही नहीं मिल पाता। ये हल्का लेस हार्मफुल रहता है क्योंकि ये सीधे रिवर्स में नहीं जा रहा। ये हल्का मोर हार्मफुल रहता है। एग्जाम्पल सीवेज आउटलेट्स, ऑयल वेल्स, पावर प्लांट्स, अंडरग्राउंड कोल माइंस। ये आपका गार्डन हो गया, रोड हो गए, कंस्ट्रक्शन साइड हो गया, रन ऑफ वाटर हो गया।
ठीक है, बीओडी और सीओडी पे आओ। कैश ऑन डिलीवरी और बेल्ट ऑन डिलीवरी। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। बायो बा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी का मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, ये बायो क्या नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक में करने के लिए होता है। और ये सीओडी क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल इन बाय ऑक्सीडेशन। ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए, मतलब ये पहले होता है। एक सेकेंड, पहले नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे बताऊं मैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तोड़ने के लिए, मतलब ये यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने के लिए, तो वो वाला ऑक्सीजन ये है। बट केमिकल ऑक्सीजन में आपको ऑक्सीडेशन के लिए कितना ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए वो होता है। ठीक है, देखो इसमें लिखा भी होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन द माइक्रोब्स रिक्वायर टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशंस। ठीक है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to break down the organic matter by chemical oxidation। ठीक है, टेस्ट, it can be determined by putting a sealed water sample under a specific temperature condition for 5 days। ठीक है, it can be defined by putting a sealed water sample under specific temperature condition for 5 days। ठीक है, टेस्ट, it can be determined by placing a water sample with a strong oxidizing agent under specific temperature conditions for a short period। ठीक है, इसकी क्या है वैल्यू, सीओडी से कम है, इसकी वैल्यू बीओडी से ज़्यादा है। सिंपल बात है। इट इज़ यूज फॉर वेस्ट लोडिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स। इवेल्युएशन ऑफ बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ द वेस्ट प्लांट, क्या लिखा है, इवेल्युएशन ऑफ बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट प्लांट्स, कुछ भी लिख दिया है इसमें। To quantify the amount of oxidizable pollutants found in water bodies, it provides a measurement of how an effluent will affect the water body। ठीक है, अच्छा बीओडी आपका एफिशिएंसी बताता है और ये आपका एफ्लुएंट का बताता है। ठीक है, समझ गया। खत्म हुआ वाटर पोल्यूशन, घर जाओ अब। घर क्या जाओ, अभी वीडियो बचा है, रुको अभी। सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन, थोड़ा रंग देता हूँ उसे। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन सॉइल in high enough concentrations to pose a risk of human health and the ecosystem, or in a simple word, alteration in the natural soil due to human activities is termed as soil pollution। सॉइल में जो गंदगी फैलाई आपने उसे सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। खत्म बात। अब टाइप्स पे आओ। पहला एग्रीकल्चर सॉइल पोल्यूशन, जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड डाल के, इंसेक्टिसाइड डाल के गंदगी कर दी। जैसे सॉइल पोल्यूशन बाय आपका केमिकल गिरा दिया उसमें, माइनिंग के थ्रू जो हुआ, इसमें पेस्टिसाइड यूज़ करा था, इसमें माइनिंग यूज़ करा है। अब सॉलिड वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की वजह से जो गंदगी फैली, और अर्बन एक्टिविटीज़ में तो गंदगी फैलती फैलती है, क्या ही बोलूँ, कितना बेकार आदमी हूँ मैं। क्या आप भी हो, आप भी अर्बन एरिया में ही रह रहे हो, आप भी दिल्ली में ही रहते हो, आप भी वही काम कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ। या अर्बन एक्टिविटीज़ कह के अपने आप को गाँव वाला मत कह दो, आप भी वही करते हो। हाँ, नहीं तो तेज बन रहे हैं भैया, हम तो नहीं करते। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, इसके इफेक्ट्स क्या क्या होता है। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर briefly described below। Fluorosis होता है occurs due to result of consumption of fluoride containing maize and jawar crops। The fluoride absorbed by the crops from the fluoride contaminated soil। फ्लोरोसिस होता है इसकी वजह से जो आपका मेज और जवार क्रॉप्स होते हैं उसके अंदर फ्लोराइड का जो कंटामिनेशन होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपको क्रॉप खराब होगा, जिसकी वजह से आपकी शरीर खराब होगा, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हो। ठीक है, दूसरा एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, कुछ टॉक्सिक लोग भी होते हैं वो भी एमिशन करते हैं भाई, मेंटल हेल्थ का।
अरे पढ़ाई पे आते हैं। Emission of toxic gases is detrimental health. The unpleasant smell of and spread of insects cause inconvenience to people. अब आप कहीं पे भी कचरा डंप करते तो वो जो गंदी सी स्मेल आती है उसकी बात कर रहे हैं। पॉइजनिंग ऑफ इकोसिस्टम टेक्स प्लेस बाय सॉइल पोल्यूशन, हाँ। कंटामिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड एंड सरफेस ड्रिंकिंग वाटर, ये तो वाटर पोल्यूशन के अंदर ही हमने डिस्कस कर लिया था, बट ये सॉइल पोल्यूशन के अंदर भी आता है। रिड्यूक्शन इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अच्छा सॉइल फर्टिलिटी टेक्स प्लेस बाय सॉइल पोल्यूशन। दिमाग आपका भी गंदा है, मेरा भी। कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें? पहला तो बायो रीमेडिटेशन, बायो रेमिडेशन, रीमेडिटेशन, रीमेडिटेशन, हाँ, रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन, ठीक है। पोल्यूटेड सॉइल कैन बी ट्रीटेड बाय बायो रेमिडिएशन। इट यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, fungi, bacteria to break down or degrade hazardous substances into less toxic or non-toxic substances। ठीक है, वही बैक्टीरिया वक्टीरिया का यूज़ करके हमने CO2 H2O निकाल लिया और उसका थोड़ा ट्रीटमेंट कर दिया। पहला कंट्रोल ये है। दूसरा जो 3 Rs, ये तो बढ़िया, ये तो बड़ी चीज़ है यार। रिसाइकिल, रीयूज़, रेड्यूस। एक और आर होता है रेफ्यूज़ वाला, वो भी। हेल्प इन मिनिमाइजिंग द जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। For example, use of biofertilizers and natural pesticides help in minimizing usage of three fertilizers and pesticides. Chemical fertilizer and pesticide, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ जाता है 3 Rs के बारे में पूछ लेता है। प्लान एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन दोबारा से पेड़ लगाओ यार, आप भी लगाओ, मैं भी लगाऊंगा। लेजिस्लेशन, सरकार, सरकार पर डाल दो सब कुछ। सैनिटेशन प्रैक्टिसेस सरकार ही ठीक कर पाएगी। सरकार में जिन्हें वोट कर रहे हैं उनसे बोलो कि ये करेंगे, अगर ये नहीं करते तो उनको वोट से हटाओ, नया सरकार बनाओ, खुद सरकार में जाओ। पोल्यूशन के लिए काम करो यार कुछ। आपके आने वाली जनता आपके पैसे नहीं देखेगी, आपका इन्वायरमेंट देखेगी। कहेंगे बाबूजी ने पैसे तो बहुत कमा लिए लेकिन हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, सांस लेने की जगह नहीं है, इतने पैसे का करेंगे क्या? बताओ। 10 लाख कम छोड़ के जाना, लेकिन एक अच्छा इन्वायरमेंट तो छोड़ के जाओ अपने बच्चों के लिए। पैसे तो बच्चे भी कमा लेंगे, इन्वायरमेंट बच्चे कहाँ से लाएंगे? सोचने वाली बात है ना। नॉइज़ पोल्यूशन, ये तो मेरा रूममेट करता है। नॉइज़ पोल्यूशन इज डिफाइंड एज इन्वायरमेंटल नॉइस और अनवांटेड साउंड, हमारे टीचर्स का, दैट इज अनोइंग, डिस्ट्रैक्टिंग, फिजिकली हार्मफुल। हार्म्स इंक्लूड हियरिंग लॉस, स्ट्रेस, ये तो मम्मी की बातों से होता है। स्लीपलेसनेस, ये मेरे रूममेट की वजह से होता है। नॉइज पोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज साउंड पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ नॉइज, ट्रांसपोर्टेशन नॉइज, जैसे रेल, अच्छा, वो रेलवे की ही घंटी जो बजती है, ट्रैफिक का जो सीटी बजती है, वो सब बजता है, रोड ट्रैफिक, पै 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 पै, वो सब आपके ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज हो गए। दिमाग ख़राब करती है यार, सही बात है ये तो। इंडस्ट्रियल नॉइजेज जो मशीन से होती हैं, समझ गया मैं। पब्लिक एड्रेस एंड सिस्टम सोर्सेज, कोई लाउड स्पीकर यूज़ कर रहा है, जैसे कि आपको अगर बैकग्राउंड में आ रहा हो तो यहाँ पे भी कोई लाउड स्पीकर यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है मुझे। एग्रीकल्चर एंड मशीन सोर्सेज, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स, फार्म मशीन्स, यहाँ तो यूज़ होता ही है। डिफेंस इक्विपमेंट सोर्सेज, अब जैसे आपका गन, बॉम्ब, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, बॉम्ब भी लिख दिया, बॉम्ब एक्सप्लोजन, बॉम्ब कौन यूज़ कर रहा है भाई? हाउस होल्ड सोर्सेज, जैसे मिक्सर ग्राइंडर, हाँ, फूड ब्लेंडर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, ये भी आवाज़ करते हैं। डॉग्स, कुत्ते, कुत्ते ही सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, रात को भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। फिजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? आपका कान खराब हो जाएगा, कम सुनाई देने लगेगा, बहरे हो जाओगे। फिजियोलॉजिकल, मस्कुलर स्ट्रेन, हेडेक, हेडेक तो यार होता है बहुत देर, अगर आप फेस्ट वगैरह में भी जाते हो तो हेडेक तो होने लग जाता है। आई स्ट्रेन भी होने लग जाता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, फटीग, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, रिड्यूस एफिशिएंसी, ये सब सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अब भाई, कॉलेज के आगे गाड़ियाँ मत भौंको, मतलब हॉन्क मत करो, पै 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 मत करो। हॉस्पिटल्स के आगे भी साउंड प्रूफ सिस्टम्स लगाओ, ये तो कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में लगे हुए भी रहते हैं।
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको डिज़ायर्ड लिमिट्स के अंदर ही, जैसे ड्रम वम है तो उसको आप एक डिज़ायर्ड लिमिट्स के अंदर ही यूज़ करें, और ऐसी जगह यूज़ करें जैसे साउंड प्रूफिंग के साथ यूज़ करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। डेंस ट्री कवर इज़, हाँ डेंस ट्री का पेड़ लगाओ यार, पेड़ हर चीज़ का सोल्यूशन पेड़ ही आ जाता है भाई, हर चीज़ का सोल्यूशन पेड़ है। एक्सप्लोसिव को फॉरेस्ट के पास नहीं यूज़ करें वरना आग वाग लग जाएगी और फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। जो अप्लायंसेस है काम के बाद बंद कर दो, बेसिक एनर्जी से एनर्जी भी सेव करोगे और आप पोल्यूशन भी कम करोगे। डोर बंद कर दो अगर नॉइज़ी मशीन यूज़ कर रहे हैं तो। ईयर प्लग्स, लोअर द वॉल्यूम, इस वीडियो की वॉल्यूम भी लोअर कर देना अगर आपके कान बज रहे हैं तो। खैर मैं मना नहीं करूँगा, खैर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि लोअर करो वरना आपको सुनाई नहीं देगा। नॉइज़ लेवल की लिमिट्स को यूज़ करो यार, लिमिट्स जानो, 10 बजे के बाद मत करो ये सब बकचोदी। सॉरी सॉरी। कंट्रोल नॉइज़ लेवल एट नियर सेंसिटिव एरियाज, ठीक है। कितना बच गया है, थर्मल पोल्यूशन बचता है, चलो थर्मल पोल्यूशन पढ़ लेते हैं। Thermal pollution may be defined as the degradation of water quality by any process of ambient changes in water temperature। मतलब ये एक वाटर पोल्यूशन का ही टाइप है। वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है? वाटर पोल्यूशन के नीचे आग लगा दो, ये तो कुछ गंदा बन गया, छी छी छी। फायर 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 फायर, ठीक है फायर लगा दो, फायर। गैस स्टोव, पानी गर्म होगा उसकी वजह से जो गंदगी फैल रही है, जो दिक्कतें हो रही हैं उसको कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, थर्मल पोल्यूशन इज बेस्ट नोन एज सडन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, इन टेम्परेचर ऑफ वाटर लाइक ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स। इससे पता है क्या होगा? सीज के, ओशन के जो लेवल, पानी के टेम्परेचर इंक्रीज होंगे, मरीन लाइफ तो मरेगी मरेगी, पानी जल्दी इवापोरेट होगा, ज़्यादा जल्दी इवापोरेट होगा, ज़्यादा जल्दी क्लाउड्स बनेंगे, ज़्यादा जल्दी क्लाउड्स बनेंगे, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, बारिश होगी, बारिश होगी, बाढ़ आएगी, जो भी पंजाब में आ रही है। यही सब एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है, बाकी और रीजंस बहुत सारे हैं, मुझे पता है, अभी यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने लग जाओगे, बट वन ऑफ द रीज़न तो ये भी है। पोल्यूशन तो फैला ही रहे हम, थोड़ा बहुत तो ये भी फैक्टर होगा ही। कॉजेज क्या क्या है? कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, रिवर वाटर इज यूज फॉर कूलिंग द कंडेंसर रॉड्स ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट। जो कोल, अच्छा जो मैं बता दूँ क्या होता है, कोयला जला के ही बिजली बनाई जाती है, तो कोयला जला रहे हैं तो जो उनका जो रॉड्स होते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं, तो वो रिवर्स के पास ही यूज़ करते हैं उसे ठंडा करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली अगर आप रिवर में गर्म इतना छोड़ रहे हो तो रिवर का टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, विच लोअर्स डाउन द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, और फिर इकोसिस्टम को पूरा चेंज कर देता है कंपोजिशन को। Nuclear power plants, large amount of heat along with toxic radionuclides are discharged into nearby water streams by nuclear power plants. Radiation leakage are also responsible for increasing the temperature of water bodies. Nuclear experiments and nuclear explosions are also responsible for thermal pollution। भाई इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, ये तो होता ही रहता है। वो लोग कहते हैं कि हमने न्यूट्रलाइज करके पानी में डाला है लेकिन वो गर्म डाल दिया तो आपका ऑटोमेटिकली थर्मल थर्मल पोल्यूशन तो आप कर ही रहे हो। बाकी मैं कुछ भी बोलूँगा मारा जाऊँगा। डोमेस्टिक सीवेज, normally municipal water sewage has higher temperature as compared to normal water. When domestic sewage is discharged into lakes, rivers, etc., it causes thermal pollution। वही है, डोमेस्टिक सीवेज गर्म रहता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस लाइक टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, वेरियस अदर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस आर डिस्चार्ज इनटू लेक्स। वही है कि आप जो भी चीज़ें हैं लेक के अंदर, पानी के अंदर डालोगे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना हर चीज़ का है, अब हर पोल्यूशन का एक ही है, डिफॉरेस्टेशन, और फिर उसका रेमेडी एफॉरेस्टेशन। अगर आपको कुछ नहीं आता 2 पॉइंट यही बना के लिख देना, टीचर नंबर दे देगा। पेड़ लगाना हर चीज़ का सोल्यूशन है भाई, बड़े भाई बात मानो मेरी, पेड़ लगाना हर चीज़ का सोल्यूशन है, समझ रहे हो बड़े भाई? इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन आर डिस्क्राइब बिलो। पहला, रिडक्शन इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, चेंज इन क्वालिटी, डैमेज टू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, इंटरफेरेंस विद रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, ये क्या है? अच्छा, मतलब जो सर्टेन फिशेज है उनकी रिप्रोडक्शन फैसिलिटी, मतलब वो खत्म, कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे ही ऑपरेट करते हैं। 10 डिग्री बढ़ा दोगे तो उनके लिए भी रहना ही मुश्किल हो जाएगा, तो रिप्रोडक्शन तो मुश्किल है ही। इंक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी,
हाँ, ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाएगा, मोबिलिटी ऑफ फिश बढ़ जाएगी, ये सब इंक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट, जल्दी मरेंगे। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन क्या होता है? हाई टेम्परेचर कैन लीड टू डी नेचरिंग ऑफ लाइफ सपोर्टिंग एंजाइम्स। इट मीन्स विद इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक डाउन। ठीक है। इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वाटर, एलिमिनेशन ऑफ नेटिव फिश स्पीसीज, मतलब कुछ नेटिव फिश स्पीसीज होती हैं वो गर्म पानी देखते ही भाग जाती हैं। तो ड्रास्टिक ऑल्ट्रेशन ऑफ मैक्रो इनवर्टिब्रेट फौना have been observed by releases of unnatural cold water from reservoirs like dam। ठीक है। जो नेटिव स्पीशीज है वो भाग ही जाएंगी। कंट्रोल मेजर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन, अब इनका कंट्रोल मेजर क्या है? पहला तो मैंने बताया था आपको, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, भैया मेरे पेड़ लगाना सब चीज़ का सोल्यूशन है। बाय प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग स्ट्रीम्स एंड शोर लाइन्स थर्मल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल। इफ द ट्रीज एंड टॉल प्लांट्स आर नॉट देयर एंड प्रोवाइडिंग शेड, द वार्म waters by as much as 10 degrees Celsius। 10 डिग्री सेल्सियस याद रखना। इवन रिमूवल ऑफ वेजिटेशन फार अवे फ्रॉम अ लेक कैन स्पीड अप इरोजन ऑफ सॉइल इनटू वाटर, मेकिंग इट muddy। Muddy water absorbs more energy from the sun and clears water and than clear water does, resulting in further heating। मतलब ए एफोरेस्टेशन करना ही करना है। दूसरा है कूलिंग पॉन्ड्स, कूलिंग पॉन्ड्स बनाओ, कूलिंग टावर्स बनाओ। They transfer heat to the atmosphere through evaporation and heat transfer। Cogeneration, रिसाइकलिंग वेस्ट हीट फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग पर्पसेस, मतलब कि आप जो हीट है उसे रिसाइकिल कर ले रहे हो इंस्टेड ऑफ कहीं डंप करने की जगह। स्टॉर्म वाटर एंड मैनेजमेंट फैसिलिटीज़, absorb urban runoff or direct it into groundwater such as bioretention systems। Otherwise, urban runoff can have significant thermal impact during summers or small streams as storm water passes over hot parking lots, roads and sidewalks। ठीक है। साइड बाई साइड नोट्स बनाते रहना, वैसे मैं नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगा। रेडिएशन पोल्यूशन, न्यूक्लियर हजार्ड्स, चलो ठीक है, रेडिएशन पोल्यूशन बचा है, ये बार देख ले क्या क्या बचा है। रेडिएशन पोल्यूशन बच गया है, सॉलिड वेस्ट बच गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बचा है, पोल्यूशन प्रिवेंशन बच गया, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, वी आर गुड टू गो। अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो हम इसे जल्दी जल्दी थोड़ा उड़ाते हैं। रेडियो एक्टिव रेडिएशन पोल्यूशन, radioactive contamination is defined as the deposition or introduction of radioactive substances into environment where their is presence is unintended or the levels of radioactivity are undesirable। Such type of pollution is harmful to life due to emission of ionizing radiation। This type of radiation is potent enough to cause damage to tissues and DNA engines। रेडिएशन आपको पता ही है क्या होता है। रेडिएशन कितना है आपका, केबल कम्युनिकेशन केबल्स, 5G नेटवर्क, इन सबसे रेडिएशन आता है। या फिर आपका न्यूक्लियर हज़ार्ड, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, या फिर कहीं पे न्यूक्लियर टेस्टिंग चलती है तो वहाँ पे भी न्यूक्लियर हज़ार्ड्स होते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी तो हो ही जाती है। पहला रेडियो एक्टिविटी दो तरीके से होता है, पहला तो नेचुरल ऑकरिंग होता है, दूसरा मैन मेड होता है। मैन मेड ज़्यादा हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल। नेचुरल है तो भाई आपको तो बॉडी एक्लेमेटाइज कर जाती है या अडेप्टेड रहती है, बाकी मैन मेड में तो भाई मरोगे आप। Natural radioactivity, as the name suggests, is actual naturally in the environment। Some radioactive elements like uranium and thorium are present in rocks and soil। Interestingly, humans and all other living organisms contain nuclides such as carbon-14, which are created by cosmic rays। Cosmic radiation क्या होता है? It is a stream of ionizing radiation that enters the Earth atmosphere from outer space। The intensity of cosmic rays in the biosphere is low, therefore they are not a health hazard। However, cosmic rays are major hazard in space। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में पढ़ लेना। अब आते हैं आर्टिफिशियल और मैन मेड रेडियो एक्टिव सोर्सेज की तरफ। मैन मेड रेडियो एक्टिविटी इज द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन डिस्चार्ज
or a nuclear reactor containment breach. In such scenarios, all the living organisms in the vicinity of nuclear event will become contaminated by fission products and remnants of nuclear fuel. This can be in the form of radioactive dust or even particles that are found on various surfaces. ठीक है, these sources of radioactivity are waste materials that contain radioactive nuclei produced during the mining and processing of radioactive ores, use of radioactive materials in nuclear weapons, use of radioactive isotopes in medical research and industrial applications, and use of radioactive materials in nuclear power plants. ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर हजार्ड देख लेते हैं. Somatic effects of nuclear radiation appear to an exposed person. The quantity of radiation that leads to the absorption of 100 erg per gram of the absorbing material is known as radiation absorbed dose or RAD. RAD, not. ठीक है. नंबर 2 क्या होता है? जेनेटिक और heritable effects. These effects appear on abnormalities in the future generation of exposed person as a result of radiation damage to reproductive cells. वही है यार, अगर आपको न्यूक्लियर से थोड़ा सा भी रेडिएशन हो गया तो आपके आगे आने वाले वंश तक ये ट्रांसफ़र हो जाएगा. आप देख सकते हो कि जापान में भी ये सब चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत. हिरोशिमा नागासाकी में जब वो न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो वहाँ के लोग अभी भी स्टेबल नहीं है. ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग नहीं रह रहे, वहाँ पे जो लोग रहते थे पहले, जो इंडिजीनियस लोग थे, वो स्टेबल नहीं है, उनका अभी भी सीन खराब ही है, जो बच गए थे. कंट्रोल मेथड्स ऑफ न्यूक्लियर हजार्ड्स. Nuclear hazards can be controlled by practicing the following methods. Nuclear power plants should be located far from populated cities and should be provided suitable radiation absorption zone than to minimize the escape of radiation. हाँ, न्यूक्लियर का आप टेस्टिंग करें तो ऐसी जगह, पोरखान में हमने करा था, अगर आपने मूवी देखी होगी तो ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ पे रेडिएशन ना आए. नंबर 2, सेफ्टी मेजर्स शुड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली टू अवॉइड न्यूक्लियर रेडिएशंस एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. हमें सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे वरना हम मरेंगे. वैसे हम तो नहीं कर सकते, ये तो खाली देश करती है, तो देश के हिसाब से कहा जाता है कि आपको ऐसा लेना होता है. वेस्ट डिस्पोजेबल मस्ट बी इफेक्टिव. न्यूक्लियर वेस्ट हैव टू बी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ. ठीक है, अब हम वेस्ट की तरफ आ रहे हैं तो एक बार हम हाई लेवल वेस्ट, मीडियम लेवल वेस्ट और लो लेवल वेस्ट के बारे में पढ़ ही लेते हैं. हाई लेवल वेस्ट क्या होते हैं? दे आर लाइक स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल. न्यूक्लियर फ्यूल होता है, हैज़ वेरी हाई रेडियो एक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम. दे आर वेरी डेंजरस. These waste must be contained either converting into inert solids like ceramics and then burying into deep in the earth, storing deep salt mines. ठीक है, दूसरा है फिल्टर रिएक्टर कंपोनेंट्स. ये मीडियम लेवल वेस्ट है. दे आर सॉलिफाइड एंड मिक्सड विद कंक्रीट in steel drums before being buried in a deep mines or below seabed in a concrete chamber. ठीक है, solid or liquid contamination with traces of radioactivity are low level of waste. They are disposed in steel drums in concrete, हाँ वैसे ही, trenches in designated sites. After the disposal of nuclear waste, drilling activity must be prevented in and around the disposal site, and in radioactivity must be monitored periodically around the disposable sites. ठीक है भैया, इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है 50% ऑफ द यूनिट. आइए हम सिलेबस पे आते हैं फिर से. अब हमारा क्या बच गया है? वेस्ट मैनेजमेंट. हमने रेडिएशन सब इतना ये सब हमने कवर कर लिया, बस वेस्ट मैनेजमेंट बच गया. तो इसका मतलब हमारा 80% ऑफ द यूनिट हो चुका है, 20% ऑफ द यूनिट बाकी. सॉलिड वेस्ट. द वेस्ट मटेरियल्स which have been rejected for further use and which can neither readily escapable into the atmosphere nor can be transported by water into streams are called solid waste. ठीक है, all discarded solid waste
from municipal, agricultural and industrial activities are included in solid waste. म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर आ जाएगा आपका गार्बेज, बायोडिग्रेडेबल फूड गार्बेज, या फिर आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, स्लजेस लाइक सेप्टिक टैंक्स, वायर्स, एशेज, ये सब चीज़ें हो गई। स्पेशल वेस्ट आपका आ गया हैवी मेटल स्लजेस, इसमें आ गए, रेडियो एक्टिव वेस्ट आ गए, बायोलॉजिकल वेस्ट आ गए। डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट में वही आपका वेस्ट पेपर, प्लास्टिक, क्लोथ, ये सब आ गया। एग्रीकल्चर में आपका शुगर केन मैन्योर्स, पैडी हस्क, ये सब आ गए, कॉर्न रेसिड्यूज आ गए। और इंडस्ट्रियल में प्लास्टिक वेस्ट, तो प्लास्टिक तो भाई बैन ही करो यार। मेटल स्क्रैप्स, रबर वेस्ट, ये सब आ गए। ई वेस्ट के अंदर आपका यही टीवी, सीडी, हेडफोन्स, बैटरीज, कंप्यूटर, टीवीज, ये सब आ गया। नॉन प्रोसेस वेस्ट जैसे आपका कैफेटेरिया का वेस्ट आ गया, पैकिंग वेस्ट, ये सब आ गया। कॉजेज ऑफ जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, कॉजेज क्या है? पहला ओवर पॉपुलेशन, आबादी भाई, अर्बनाइजेशन, अमीरी भाई, एफ्लुएंस, कंज्यूमर विथ हाई परचेजिंग पावर, डिस्कार्ड ऑब्सलीट गुड्स, ठीक है, और एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी। वही है, सब कुछ का जड़ अर्बनाइजेशन ही है। पहले आदिवासी बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, हमें लिमिट में ग्रो करना है, ना कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। आगे आने वाली यूनिट्स में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही आपका एक सोल्यूशन है। आप वरना डेवलप करते चले जाओ, आप अर्थ ही नहीं बचेगा, कहाँ डेवलप करोगे? वैसे भी एआई आ रहा है, सब खा देगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, the term solid waste management mainly refers to the complete process of collecting, treating, and disposing solid waste in the waste management process. The waste are collected from different sources and are disposed of. This process includes collection, transportation, treatment, analysis, and disposal of waste. It needs to be monitored so that strict regulation and guidelines are followed. ठीक है, इंपॉर्टेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विच आर डिस्क्राइब बिलो। पहला आपका हो गया सोर्स रिडक्शन, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द चेंजिंग ऑफ डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और यूज प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेशन। एग्जांपल आपका इसका ले लो, कॉपिंग ऑफ पेपर। दूसरा रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में तो मैं बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ ही गए होगे इसके एडवांटेजेस, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, ये सब। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ये मेन चीज़ है, आप डिस्पोज कहाँ कर रहे हो? सॉलिड वेस्ट आ रहा है, उसको रिसाइकिल कर ले रहे हो, कम कर दे रहे हो, लेकिन डिस्पोज अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो वो वेस्ट हार्मफुल हो जाएगा इन्वायरमेंट के लिए। पहला तो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का क्वेश्चन आ सकता है, कंपोस्टिंग क्या है? तो कंपोस्टिंग इज अ थर्मोफिलिक एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ organic matter present in the solid waste by microorganisms, mainly bacteria and fungi. As a result of composting process, the organic matter is transformed into stable humus-like substance, which is valuable manure for crops. First, classification of composting techniques based on oxygen use. Number A, aerobic composting. Number B, anaerobic composting. Aerobic composting, it requires high temperature and results in rapid decomposition of organic matter. ठीक है। नंबर 2 में एनारोबिक कंपोस्टिंग में आता है, इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर्स, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉलिड वेस्ट इज स्लो, इट नीड्स मिनिमम अटेंशन। ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब तो आप समझ ही गए, एक अर्थवॉर्म का यूज़ करते हैं, उसको डाल दिया, वो आपका कर देगा सारा काम। इसके एडवांटेजेस आप याद कर लो ना, लिख भी लेना साइड बाय साइड। Illegal dumping, open dumping, fly dumping, midnight dumping. It is a disposal of solid waste dumping in open areas, dumped along roadsides, dumped late at night. Advantages: it is done to either the time or effort required for proper disposal, or for the proper to avoid disposal fee.
इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है, एडवांटेजेस कम ही है, तो बेकार चीज़ होती है। लैंड डंपिंग, सॉलिड वेस्ट आर डंप्ड इन लो लाइंग एरियाज आउटसाइड द सिटी एंड टाउन लिमिट्स। पता है आपको, कहीं कोने में डाल दिया, कोई प्रोविज़न नहीं है इसका, कोई प्लानिंग नहीं है, चीपर है, बस डाल दिया, खाली 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 मैदान था, डाल दिया कचरा। एडवांटेज यही है, कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती और सस्ता भी होता है। ये अनट्रीटेड रह जाता है, अनकवर्ड रह जाता है, नॉट सेग्रीगेटेड रहता है, तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज, अदर इंसेक्ट, रैट्स, ये सब, सांप, सांप तो लिखा ही नहीं, सांप आ जाएगा, सांप। रेन वाटर रन ऑफ दीज डंप साइट्स कॉन्टेमिनेट्स नियर बाय लैंड एंड वाटर। हाँ, अब जैसे ही बारिश होगी, ये जो, क्योंकि साफ करा नहीं, कवर करा नहीं, तो ये पानी लैंड में जाएगा और सब बेकार कर देगा सिस्टम अंदर का। नंबर डी, लैंडफिल। अ लैंडफिल साइट इज अ पिट दैट इज dug in the ground. The solid waste is dumped and the pit is covered with a layer of soil from a cell. This process is repeated every day so that there are many cells completely filled in the landfill site. Finally, about 1 meter of earth layer covering done. इससे क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट्स प्रिवेंट हो जाता है। लैंडफिल साइट कैन बी डेवलप्ड एज पार्क्स, पार्किंग स्पेसेस, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल विदाउट सेग्रीगेशन। व्हेन रेन वाटर स्वीप कंटामिनेटेड वाटर, हाँ ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वेस्ट डाल लेते हो इसके अंदर, तो जिस दिन बारिश होगी, अंदर पानी घुसेगा, तो ये अंदर का सॉइल कंटामिनेट कर देगा, जो कि आपका ग्राउंड वाटर कंटामिनेट कर देगा। समझ रहे हो, ये इसका एक नेगेटिव फीडबैक है। सैनिटरी लैंडफिल क्या होती है भैया? सैनिटरी लैंडफिल इज अ मेथड of waste disposal where the waste is buried either underground in large piles. This method is waste disposal is control monitor very close, मतलब इसे मॉनिटर किया जाता है, जो मैं बोल रहा था लैंडफिल का, इसे अच्छे से मैं वो किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। इसका यही है, एक्सलेंट एनर्जी सोर्स। इट एक्ट एज एनर्जी सोर्स ड्यू टू फैक्ट दैट जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन व्हेन द वेस्ट स्टार्ट डिकम्पोजिंग, ठीक है। ये इको फ्रेंडली होता है। द सैनिटरी लैंड डिज़ाइन एंड इंजीनियर टेक्नोलॉजी इन माइंड, इसकी प्रॉपर प्लानिंग से होता है, तो ये गुड सॉइल लाइनिंग, लीचेट कंट्रोल सिस्टम एंड मिनिमल सीपेज और डैमेज होता है। गुड स्टोरेज फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है, लो कॉस्ट ऑप्शन भी है, पोल्यूशन भी कम करता है, तो बढ़िया है सैनिटरी लैंडफिल। इसका आप, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लिख देना। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। लीचेट फ्रॉम सैनिटरी लैंडफिल्स कैन कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर, अगर होता है तो। द साइट्स के नॉट बीन, हाँ, फ्यूचर अगर आपको सैनिटरी लैंडफिल बना रहे तो वहाँ पे आप फार्मिंग नहीं कर पाओगे। लैंडफिल के अंदर 60% मीथेन गैस जनरेट होता है, जो कि 5% एक्सप्लोजिव भी होता है और हजार्डस भी होता है, मतलब ये हजार्डस भी है। एस्थेटिक प्रॉब्लम्स में अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ पुअरली ऑपरेटेड लैंडफिल। हाँ, गंदगी हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत ही होगी। आप थोड़ा सा इसे जूम इन करके देखो क्या होता है सैनिटरी लैंडफिल। पहला तो यहाँ पे गैस वेंट हो गया, ये अंदर में वेस्ट के अंदर में बीच में डाल दिया हमने, जो कि यहाँ से एयर निकलेगा, ठीक है। ये टॉप सॉइल है, ये ऊपर से डाला जाता है। ये ड्रेनेज लेयर बनाया है, एक ड्रेनेज लेयर, एक लीनियर लाइनर बनाया है, फिर उसके बाद एक फिल बनाया है, उसके बाद एक फिल्टर लेयर बनाया है, फिर एक लीचेट कलेक्शन लेयर बनाया है, फिर एक लीचेट कलेक्शन पाइप बनाई है, नेटिव स्ट्रेटा, क्ले लाइनर, लीचेट रिमूवल पाइप, मॉनिटरिंग वेल, सब बना रखा है इसमें, ठीक है। मॉनिटरिंग वेल आपको डीपली मॉनिटर करता है, बट इसके वही मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए, क्या क्या एडवांटेज होता है, क्या क्या होता है। एफ, कंबशन, कंबशन करना। सॉलिड वेस्ट इज बर्न इन हाई टेम्परेचर इन कंबशन फैसिलिटीज, जला ही दो, पहला एनर्जी जनरेट होता है, दूसरा वेस्ट इज रिड्यूस टू 90% ऑफ वॉल्यूम एंड 75% ऑफ वेस्ट, दूसरा कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है आपका उसके अंदर, सॉलिड वेस्ट के अंदर। दिस इज बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर प्री हीटिंग द सॉलिड वेस्ट, ठीक है। बी, ऐश फॉर्म हो जाता है। कंबशन हैज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेंजरस टॉक्सिन सच एज डाइऑक्सिन्स एंड हैवी मेटल्स, इट रिजल्ट्स इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन। जी हो गया आपका इनसिनरेशन, इनकाइनरेशन, इट इज़ कंट्रोल्ड combustion of organic solid waste so as to convert them into incombustible residue and gaseous products, ठीक है। इसका एडवांटेजेस देख लो क्या क्या होता है। पहला, द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट इज रिड्यूस्ड इन टेकिंग द वेस्ट
to ultimate disposal. Large waste can be accommodated in a landfill area because of incineration reduces the land requirement to 1/3. हाँ, तो हम एडवांटेजेस पे बात करते हैं, अब डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं. नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिव वेस्ट, हाई कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट. तीसरा, एयर पोल्यूशन चांसेस इफ इंसाइनरेशन इज नॉट डन प्रॉपरली. इनकाइनरेशन, ठीक है. नंबर डी भी आपका हो गया. हाई ट्रेन मैन पावर इज नीडेड. अच्छे मतलब इंजीनियर्स वगैरह चाहिए होते हैं इसके लिए. पोल्यूशन प्रिवेंट कैसे करें? वही है, पेड़ लगाओ, एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल लो, ईवी लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, 3 hours, 4 hours, reduce, reuse, recycle, refuse, don't pollute air, water, soil, advocate and participate in environmental friendly activities. ये सब पार्टिसिपेट करो. अब आते हैं डिज़ास्टर पे. आहा, जैसे आप बीटेक में आ गए, ये आपका डिज़ास्टर है, वैसे ही डिज़ास्टर पे आते हैं. A disaster is defined as disruption of a massive scale, either natural or man-made, occurring in short or long periods. Disasters can lead to human, material, economic, or environmental hardships, which can destroy beyond the bearable capacity of the affected society. ठीक है जी. डिजास्टर का क्लासिफिकेशन देखते हैं, थोड़ा जूम इन कर लो इसे. डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर. पहला एक मेजर डिजास्टर आ गया या माइनर डिजास्टर आ गया. पहला थंडर स्टॉर्म, मड स्लाइड स्टॉर्म, आंधी तूफान ये, या फिर भूखमरी, साइक्लोन, ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक. अब मैनमेड में मेजर डिजास्टर क्या आ गया? डिफॉरेस्टेशन, एपिडेमिक, वर्ल्ड वॉर, आग लगा दी कहीं पे. माइनर डिजास्टर क्या हो गया? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, फूड पॉइजनिंग, पोल्यूशन, रोड ट्रेन एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े. ये भी आपका डिजास्टर के अंदर ही आता है. ये माइनर डिजास्टर क्या आ गया, ये मेजर डिजास्टर क्या आ गया. ठीक है भैया. अब डिजास्टर आया तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे. डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस of successful management of natural and man-made disasters. The major objective of disaster management is to reduce the adverse effects of a disaster on the affected community and to help them return to normal life within the shortest possible time. ठीक है, पहला हज़ार्ड हो गया, सोसाइटी पे इम्पैक्ट आया. ये आपका डैमेज पोटेंशियल कितना डैमेज करा है. अब सोसाइटी क्या करती है? अवेयरनेस फैलाती है, इफेक्ट ऑन एलिमेंट्स, एक एक्शन प्लान लेती है क्या करना है. पहले तो रिड्यूस लॉसेस और मोर स्टेबल सोसाइटी बनाना, मोर रेजिलेंट कम्युनिटीज़ बनाना, और क्विकर रिकवरी करना. ठीक है. एलिमेंट्स एट रिस्क, जैसे कि आपका पीपल रिस्क पे आता है, रिवर रिस्क पे आता है. इनका डैमेज ह्यूज लॉस होता है. कोई इंसान मर जाना ये बहुत बड़ा ह्यूज लॉस होता है, आप लोगों को पता नहीं. ठीक है. डिजास्टर साइकिल भी आप एक बार देख लो. डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, डिजास्टर हो गया, फिर उसका रिस्पॉन्स, क्राइसिस मैनेजमेंट, फिर रिकवरी, फिर उसका रिडक्शन, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर रेडीनेस, फिर दोबारा डिजास्टर. दोबारा डिजास्टर नहीं होना चाहिए, बस मैं बता रहा हूँ. रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इंक्लूड एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग डिजास्टर सच एज पब्लिक वार्निंग सिस्टम्स, इमरजेंसी ऑपरेशन, रेस्क्यू, सर्च, रिलीफ, खाना वाना बनाना. रिकवरी क्या होता है? इट इंक्लूड्स फॉलोइंग डिजास्टर, जैसे रिहेबिलेशन, मतलब घर टूट गया तो दूसरा घर बना के देना, या टेम्प्रोरी घर बना के देना. रिकन्स्ट्रक्शन करवाना, टेम्प्रोरी हाउसिंग देना, इंश्योरेंस क्लेम्स देना, कुछ पैसे दे देना, ग्रांट्स, लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर देना, और काउंसलिंग सेशंस अगर मेंटल ट्रॉमा के थ्रू गुजरे हों. मिटिगेशन और रिडक्शन क्या होता है? इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज दैट रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर लाइक बिल्डिंग कोड्स, जोनिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, पब्लिक एजुकेशन. सबको एजुकेशन देना, मेन एजुकेशन ही होता है रिडक्शन का. और क्या होता है? रीडीनेस क्या होता है? इट इंक्लूड द एक्टिविटीज़ प्रायर टू डिजास्टर लाइक प्रिपरेशन ऑफ. हाँ, ये पहले से आप प्रिपेयर करके रहो कि अगर मान लो कुछ भी होता है, आग लगती, कुछ भी होता है, तो एक आप रेडी रहो इसके लिए. ठीक है. To sum up, disaster management organization, management resources,
4R का होता है रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिडक्शन एंड रेडीनेस। ये आ सकता है क्वेश्चन में, मिड सेम में आ भी रखा है, मिड सेम में भी आ सकता है, एंड सेम में भी आ सकता है। व्हाट आर द 4Rs फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? तो वही हो गया रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिडक्शन एंड रेडीनेस। ठीक है, ये मिड सेम में आ रखा है, अगर आप लोग फोकस नहीं करें तो ये 4 आवर्स वाला क्वेश्चन मिड सेम में आ रखा है, और एंड सेम में भी। ठीक है, तो ये कर लेना अच्छे से। फ्लड क्या है? फ्लड इज एन ओवरफ्लोइंग ऑन टू द लैंड दैट्स नॉर्मली ड्राई। एज अ रिजल्ट फ्लड द लैंड फिल्ड with an excess water. A causes of flood. A flood is caused by continuous heavy rain, bad drainage facility, poor design in the construction, dam embankments, blocking river channels by landslides sitting on the riverbed, tsunami, cyclone, and melting glaciers, sea tides, etc. ठीक है, फ्लड्स का अभी फ्लड हो ही रहा है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, पंजाब में आप देख ही रहे हो, क्रॉप्स डैमेज हो गए, खाने की कमी हो गई, मौत मृत्यु, मलेरिया डायरिया एपिडेमिक आ रखा है पंजाब में, अभी देख ही रहे हो आप। फिजिकल डैमेज तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, घर टूट गए भाई, क्या क्या नहीं हो गया वहाँ पे, गांव के गांव डूब गए हैं। फ्लड मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? प्लानिंग, आइडिया, प्रपोजल, कंसल्टेशन, अडॉप्टिंग प्रपोजल्स, प्रिपेयर गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस प्रिपेयर रहते, थोड़ा सा हमने वो जो 4 आवर्स का पहले पालन करते तो हो सकता है इतना नहीं होता। डिज़ाइन नहीं था हमारे पास, डिज़ाइन ऑफ फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन बनाना था, ऑपरेशन भी करना था। ये जो है आप इसको बना लो अपनी कॉपी में भी। अगर ये क्वेश्चन आता है फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम का तो आप इसे अच्छे से ड्रॉ करके ही एक्सप्लेन करना। जैसा कि मैंने बताया, ईवीएस के हर पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, पहला आपका क्या काम है, उसको 2 से 3 पेज में थ्योरी लिखना, उसे गुड हैंड राइटिंग में लिखना, गुड हैंड राइटिंग में लिखना। नहीं है तो अच्छे से साफ साफ लिखने की कोशिश तो कर ही सकते हो। डायग्राम, उसको थोड़ा पॉइंट वाइज लिखना, प्रेजेंटेबल बनाओ, मेक इट प्रेजेंटेबल। ठीक है, भूकंप, an earthquake is a vibration of earth's surface follows release of energy in earth crust. Earthquake is a sudden shaking of ground caused by passage of seismic waves through earth rocks. Seismic waves are produced when some form of energy stored in earth crust is suddenly released, usually when the rocks draining suddenly fracture and slip. Earthquake occur most along the geological faults, narrow zones, rock। हाँ हाँ ठीक है, पता है क्या होता है अर्थक्वेक, लिख देना अर्थक्वेक के बारे में। सिस्मिक वेव्स क्या होती है? द वेव्स ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय सडन ब्रेकिंग ऑफ रॉक विद इन द अर्थ और एक्सप्लोजन। ठीक है, सुनामी क्या होता है? सुनामी आर अंडरग्राउंड अर्थक्वेक। क्या होता है समझ रहे हो ना? व्हेन द एनर्जी ऑफ द फोर्स ट्रांसफर टू द वाटर, वाटर इज पुश्ड अपवर्ड्स अबव नॉर्मल सी लेवल, दिस इज द बर्थ ऑफ सुनामी। ठीक है, सू का मतलब होता है हार्बर, नामी का मतलब होता है वेव। सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स, एक वेव नहीं होता, इज अ सीरीज ऑफ वेव्स इन द ओशन दैट कैन बी हंड्रेड्स ऑफ माइल्स लॉन्ग एंड हैव बीन नोन टू रीच हाइट्स अप टू 10.5 मीटर। दिसंबर 26 में एक आया था सुनामी विच ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 480 किलोमीटर पर आवर। Origin of tsunami क्या है? The top layer of Earth, lithosphere, is made up of series of huge plates. They rest on the viscous layer called asthenosphere. Asthenosphere. On Earth, these plates constantly are motion. हाँ ठीक है ठीक है, ये मूव करते रहते हैं। When two plates come into contact or plane boundary region, a heavier plate can slip into a lighter one, resulting in subduction. ठीक है, ये मतलब अर्थक्विक जो पानी के अंदर होता है उसको सुनामी कह देते हैं, यही है। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन आर swirling atmospheric disturbance in the form of huge revolving storms caused by powerful winds moving with very high velocities। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल 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 बहुत तेज वेलोसिटी में चल रहा है, उसी को हम कह देते हैं साइक्लोन। साइक्लोन आर accompanied by रेन, बहुत तेज बारिश, एंड जनरेट इनॉर्मस वेव्स इन द ओशन।
वेव्स का मतलब वो लहर। ठीक है, कॉज ऑफ साइक्लोन क्या होता है, थोड़ा आप इसको पढ़ लो, बना भी लो एक बार, तो आपको समझ में आएगा। रीड कर लिया आपने? चलो। नियर द इक्वेटर ओवर वार्म सीज एयर इज हीटेड बाय सन राइजेज अपवर्ड्स क्विकली एंड क्रिएट्स एरियाज ऑफ वेरी लो प्रेशर। मतलब एक तरफ जब हीट पड़ रहा है वार्म सीज में, तो एक तरफ लो प्रेशर एक तरफ हाई प्रेशर बन ही जाता है। टू फिल द वॉइड इन द लेफ्ट कूल एयर रशेज इन, तो उसको, क्योंकि लो प्रेशर हाई प्रेशर हो गया तो विंड पास करती है, तो एक कूल एयर इधर पास करता है। वी नो डैट अर्थ इज कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग अराउंड इट एक्सिस, अर्थ गोल गोल घूमते रहता है। दस द एयर इज बेंड इनवर्ड्स एंड स्पाइरल्स आउटवर्ड्स विद ग्रेट फोर्स। मतलब इधर से अगर एयर आया बट अर्थ भी घूम रहा है, तो ये एक और बार ऐसे 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 होने लग जाता है। एयर, समझ गए? As the warm air rises, it becomes loaded with moisture, which condenses into massive thunder clouds. अब क्योंकि गर्म ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पे क्लाउड बनेगा, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, ये चीज़ें हो गई, तो इसके अंदर क्लाउड्स बन गए जो कि थंडर क्लाउड्स बन गए। ड्यू टू फास्टर एंड फास्टर रोटेशन ऑफ swirling winds, a huge circle of clouds gets formed. The edge of a cyclone is called wall of the eye. Edge of the cyclone is called wall of the eye, which has radius of 20 to 30 kilometer. 20 to 30 kilometer. At the center of the cyclone, wind velocity is less. This calm and cloudless area is called eye of the cyclone. ठीक है, अब हम आते हैं इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन पे। द स्टैंडिंग क्रॉप एंड फूड स्टॉक lying in low-lying areas will be ruined due to powerful winds and heavy rain. Banana, coconut, and other plantation crops are extremely vulnerable. Sea water gets dragged through cyclones, result in inundation ऑफ और फ्लड ऑफ द लैंड। फ्लड आ जाता है इसकी वजह से, सैलिनिटी बढ़ जाती है आसपास की सॉइल की, जो कि कल्टीवेशन के लिए बेकार हो जाता है। हैवी रेन कैन क्लॉज फ्लडिंग, और फिर उसके बाद डायरिया, वाइल्ड ब्रेक्स, मलेरिया, कंटामिनेशन, बहुत कुछ है, बड़े मतलब बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाएंगी। एसिमेट्रिक बिल्डिंग विथ एम्प्टी पॉकेट कोलैप्स ड्यू टू, मतलब जो कि अच्छे से बिल्डिंग नहीं बनी हुई है वो कोलैप्स कर जाती हैं। ट्रीज जो है वो ज़मीन से निकल जाती हैं क्योंकि बहुत तेज़ हवा होती है। साइक्लोन्स आर पावरफुल इनफ टू डैमेज लूज और वीक पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग विद डोर्स एंड विंडोज। मतलब कि जो अगर किसी बिल्डिंग पे टकराया जो कि कमज़ोर होगी, भाई दरवाजा खिड़की सब उड़ा के ले जाएगा। साइक्लोन को हल्के में नहीं लेना। लैंडस्लाइड क्या होती है? लैंडस्लाइड मीन्स डाउनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ रिलेटिवली ड्राई मास ऑफ लैंड एंड रॉक, ये पहाड़ों में देखा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड स्लिप। इफेक्ट्स क्या होता है? ये रोड्स को बीच में, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे लाइन्स इस पर गिर गया तो फिर वो सब खराब कर देगा, आपका आने जाने में दिक्कत होगी। जो भी इसके बीच में आएगा वो डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगा। गाड़ी आती है, सेटलमेंट आता है, घर आता है, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एग्रीकल्चर एरिया है तो खाने का नुकसान हो जाएगा। अगर पानी के बीच में आ गया तो रिवर फ्लो रोक देगा, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो सकती है। द फ्लो ऑफ डर्बिस इन लैंडस्लाइड कैन कॉज हैवी कैजुअलिटी। मतलब कि मान लो एक एक एरिया ही था, मान लो एक ये पहाड़ है, पहाड़ का ये एरिया है, यहाँ पे घर वर सबके रहते थे, यही पूरा फ्लो ऑफ कर गया, तो ये जो यहाँ पे जितने भी घर वर थे सब गए साथ बाय साथ, तो बहुत ज़्यादा हैवी कैजुअलिटीज़ हो सकते हैं, मौत वौत सबकी हो सकती है। प्रिवेंशन क्या है इसका भाई, एक बार देखें क्या क्या बच गया। ओह, बस ये लास्ट टॉपिक है, तब तो ये अच्छे से करेंगे। Landslide disaster management or prevention of mitigation. The following measures can be taken in this regard. The country should identify the vulnerable areas and sections should be taken in the regard of priority. पहले से पता करना चाहिए कौन कौन से एरियाज वल्नरेबल है। पहले ही वार्निंग सिस्टम्स, वार्निंग दे देना चाहिए, मॉनिटर सिस्टम रखना चाहिए कि यहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है। हैज़ार्ड मैपिंग करना चाहिए हमें। रेस्ट्रिक्शन लगा के रखो कि यहाँ पे फालतू कंस्ट्रक्शन ना करें। पेड़ लगाना, भाई हर चीज़ का सोल्यूशन पेड़ लगाना है। एफॉरेस्टेशन इज सोल्यूशन टू एवरीथिंग। अगर आपको डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, कुछ नहीं आता, डिफॉरेस्टेशन खराब है, कुछ नहीं हो रहा, एफॉरेस्टेशन लगा दो। ठीक है। द कंट्री शुड स्पेसिफाई कोड्स और स्टैंडर्ड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर पर्पज। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा। इंश्योरेंस फैसिलिटीज देना होगा जो लोग के साथ हादसा हो जाता है। टेरेस फार्मिंग को अडॉप्ट करना चाहिए हिली एरियाज में, ये भी वही आपका एफॉरेस्टेशन में आ गया। रिस्पॉन्स टीम शुड बी क्विक टू डील विथ लैंडस्लाइड। एक अच्छा रिस्पॉन्स टीम बनाना चाहिए, वो 4 आवर्स वाला जो था, 4 आवर्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल होगा।
इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक हमारे साथ थे। मैंने आपको बता दिया ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, आपकी जीके से भी हो जाएगा। बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट्स एक बार रीड कर लो, करंट अफेयर्स थोड़ा सा आप अगर हो सके तो देख लो, पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लो, या तो जो हम प्रोवाइड करें उससे कर लो, या फिर आप आकाश ले सकते हो, या फिर अपने टीचर से भी मांग सकते हो, ग्रुप्स में फॉरवर्ड होते रहते हैं, तो वहाँ से पढ़ लो। जो नोट्स है, नोट्स नोट्स बना लो यार, मैंने जो नोट्स दिए हैं उससे डिटेल्ड नोट्स, पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ, आपके एंड सेम में मदद करना पड़ेगा। मेरा मेन क्या कहना है कि डोंट स्टडी फॉर मिड सेम्स। ऐसा मत पढ़ो कि मैं मिड सेम के लिए पढ़ रहा हूँ, स्टडी फॉर एंड सेम्स। स्टडी लाइक यू आर स्टडिंग फॉर एंड सेम्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी पढ़ रहे हो तो दोबारा आपको एंड सेम के टाइम फिर से वीडियो देखनी पड़े, फिर से आपको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। वीडियो देखना ज़रूर दोबारा, लेकिन आप उस टाइम रिवीजन कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी मेरा APU.in, यहाँ पर आपको सब कुछ नोट्स, सिलेबस सब कुछ मिल जाएगा। हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी उसमें ही मिल जाएगा। कॉलेज इन दिनों के ग्रुप में आप ज्वाइन कर लो, अगर आपको डाउट्स आते हैं कुछ भी वहाँ पूछ सकते हो आप। हमारा इंस्टा हैंडल है, इंस्टा हैंडल भी @कॉलेज इन दिनों पे ही है, उसे फॉलो कर लो, वहाँ रिलेटेबल कंटेंट डलता है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कोई भी डाउट होता है डोंट फील फ्री टू ऐड इन कमेंट सेक्शन में, आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय माय लिटिल क्यूटीज, बाय बाय, राधे राधे, जय कॉलेज इन दिनों।